नमस्कार। सोमवार का दिन 1 जुलाई, नया महीना। आई होप पिछले महीने आपने कुछ ना कुछ तो कमा के बैंक में डाला होगा। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा एक महीने का। सिर्फ एक महीने में निफ्टी लगभग 6.68, सेंसेक्स 6.9 लगभग, थोड़ा सा कम 7 से, मिड कैप 7 समथिंग और स्मॉल कैप 9% से भी ऊपर बढ़ा एक महीने में। मात्र मैं एक महीने में इतना रिटर्न दिया। मेरे ख्याल से अगर आपका सिलेक्शन अच्छा था, आपने थोड़ा टाइम लगा के सिलेक्शन किया था, दिमाग लगा के सिलेक्शन किया था और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, तो जाहिर है कि आप प्रॉफिट पे बैठे होंगे। तो सबसे पहले तो एक बार आप सबको मुबारक देता हूँ इंडियन टीम की जीत की। वैसे तो आप पिछले 2-3 दिन से सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे, लेकिन बड़ा अच्छा डिसीज़न है ये कि इस वक्त मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ और थोड़ा सा पता नहीं अपना दर्द भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। जाने क्यों मुझे जलन सी होती है इन बॉलीवुड वालों से और क्रिकेट वालों से। और भी गेम्स हैं, और भी प्रोफेशंस हैं, और भी टैलेंटेड ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इतना पैसा उन्हें क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता फुटबॉल वालों को, हॉकी वालों को? क्यों नहीं मिलता जो लाइव परफॉर्म करते हैं नाटक में या और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जो परफॉर्म करते हैं, जिनमें वाकई वाकई टैलेंट है, जहाँ पर कट नहीं होता, कट स्टार्ट एक्शन नहीं होता, वहाँ तो सीधा सब कुछ होता है और आपको संभालना होता है। पता नहीं क्यों विडंबना है एक्चुअली कि ये क्रिकेट मैच हम खुशी मना रहे हैं, अनडाउटेडली हमसे ज़्यादा खुशी वो मना रहे हैं जिन्होंने मैच जीता है। ठीक है, उनकी मेहनत है, लेकिन ये भी क्या कि इतना पैसा उनके ऊपर लुटा दो। बाकी लोग भी तो हैं यार, बाकी लोग भी तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, उनको कभी मैंने देखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा। आज एक एक क्रिकेट खिलाड़ी मेरे ख्याल से अगर वो पिछले 5 साल से काम कर रहा है तो कम से कम 500 करोड़ का आदमी है। लेकिन फुटबॉल वाले, हॉकी वाले, कुश्ती वाले कहाँ हैं? ढूंढना पड़ता है गूगल पे कि कौन कौन से फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और कौन से पहलवान बचे हैं, कौन से नए नए सिंगर पैदा हुए हैं, बने हैं, आए हैं, कौन कौन से नए स्टार हैं जिनको बॉलीवुड का माफिया मौका दे रहा है। विडंबना है। अभी नीट देखा ही था आपने। चलिए खैर, आप भी तो देख ही रहे होंगे, डेली देखते होंगे, लेकिन वाकई दुख होता है। लाखों लाखों स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़, इतनी मेहनत लगती है, और स्पेशली उन बच्चों की जो बच्चे ना तो ये पेपर आउट होने के पैसे दे सकते हैं लाखों में, और जो ना किसी और पे भरोसा कर सकते हैं। उन्हें भरोसा होता है सिर्फ अपनी मेहनत पे, और जब नाम उनका होता नहीं है तो वेरी वेरी पेनफुल मोमेंट्स एक्चुअली, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। चलिए आते हैं इस पीछे गुजरे हफ्ते में। पहले महीने का तो मैंने बता ही दिया। गुजरे सप्ताह में कभी तो बैंक बढ़ रहा है, जैसे सोमवार को बैंक बढ़ा, बाकी कुछ नहीं। फिर कभी आईटी बढ़ा, तो इस तरीके से एक बढ़ता, अगले दिन दूसरा बढ़ता, पहले वाला गिर जाता, तो यही सिलसिला चलता रहा। फ्राइडे को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, नेचुरली आती है, हम लोग ही समझदार नहीं हैं, और भी समझदार लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं नई करेक्शन का, नई गिरावट का। इसके बाद और क्या शेयर करना चाह रहा था मैं, पिछले 2-3 वीडियो से शेयर करना चाह रहा था, आपका धन्यवाद करना चाह रहा था, थैंक यू बोलना चाह रहा था तहे दिल से कि बहुत बहुत थैंक यू आपका तहे दिल से कि 200 का आंकड़ा मेरा पार हो गया। आप कहेंगे अरे 200 कोई सब्सक्राइबर होते हैं? मेरे लिए बहुत हैं, क्योंकि ये एक मेरी नज़र में कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है सिंसियरली, और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है, और इसलिए मेरा दिल करता है कि ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, मैं कहीं भी हूँ, सोमवार बुधवार का वीडियो मिस ना हो मुझसे। तो थैंक यू वंस अगेन। इसके बाद आप इस हफ्ता मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा तो नहीं है। आज ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। अगर आप ऑटो स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं, ऑटो स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं, तो आप उन पे नज़र रख सकते हैं। मुझे ऑटो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हालांकि हैं मेरे पास कुछ
वो मैं आगे जब बात करेंगे इस सेक्टर की तब बात करूँगा। लेकिन आई बिलीव इन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बहुत है मेरे पास और बहुत मौके हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मौके हैं। एक छोटा सा तो मैं शायद कई बार बोलता ही रहता हूँ, आस्क ऑटोमोटिव, छोटा सा नया स्टॉक्स है, वेरी गुड स्टॉक। चलिए अब आगे चलते हैं। इस हफ्ते भी वही रहने वाला है, छोटी मोटी करेक्शन भी हो सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी खरीदारी की ना करें। खरीदारी तभी करें जब थोड़ा बहुत अच्छी करेक्शन हो, कम से कम 10% तो हो। उसके बाद वो उसमें भी आप एक एक दो दो या शुरुआत कर सकते हैं। लेने की जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे खरीदें और आगे बढ़ते रहें। अब मैं सवालों के जवाब देना चाहता हूं। कुछ सवाल थे तो मुझे लगा कि मैं संडे या शनिवार को नहीं बना पाया, इधर उधर ट्रांजिट में रहा, तो मुझे लगा कि उन सवालों को मैं आज डील कर लेता हूं और फिर बुधवार को हम नया सेक्टर देखेंगे। शायद केमिकल सेक्टर के लिए कुछ लोगों ने फरमाइश की है, तो आई विल गो फॉर केमिकल सेक्टर ऑन वेडनेसडे। तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल था कि आप प्रॉफिट बुक करने के लिए कहते रहते हैं, अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो उन स्टॉक्स को दोबारा खरीदना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही हैं आप, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आप पूरे का पूरा स्टॉक अपना होल्डिंग बेच दीजिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप LTI माइंट्री को बेचना चाहते हैं और आपके पास 15 शेयर हैं, तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप 15 की 15 बेचो। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि अगर इतना प्रॉफिट है कि उनको बेच के आपके बाकी शेयर्स फ्री हो रहे हैं, उतने बेचिए, और अदरवाइज कम से कम 2-2, 4-4 बेचिए, जहाँ से प्रॉफिट आप बुक करके घर ला रहे हैं और आपकी एवरेज भी डाउन हो रही है और आपके पास पैसा तैयार हो रहा है आगे इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा था कि लोग सलाह देते हैं कि 30-40 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, और लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यस, ये मेरी अपनी धारणा है और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहते हुए कि मेरे पास शायद 100 और मे बी मोर देन 100 स्टॉक्स हैं, लेकिन जब गिरावट होती है तो शायद मुझे इक्का दुक्का उसमें से लाल नज़र आता है, एंड दैट इज़ अगेन टेम्परेरी। वेरी नेक्स्ट डे इट्स अगेन इन ग्रीन, सो आई हैव नो रिग्रेट। अब बात ये होती है कि 15, 20 या 25 निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। दैट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप केवल 5 लाख लगाना चाह रहे हैं और आप 25 स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर आप 50 लाख लगा रहे हैं और आपके पास अगर 50 स्टॉक्स हैं, मेरी नज़र में तो कोई बुराई नहीं है। अगर एक लाख एक स्टॉक के हिस्से में आता है या किसी में 70-80 हज़ार आता है, छोटा स्टॉक है, और बड़े के हिस्से में 1-1.5 लाख आता है, तो कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। तो वो आपकी सोच है। अब एक अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। 15 से 20 स्टॉक्स तो मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे फ्री हैं, तो मैं उनको गिनता ही नहीं हूँ, वो साइड में हैं। साइड का मतलब भूल गया हूँ मैं उनको, क्योंकि मुझे पता है वो नीचे आने वाले नहीं है। 10-20 रुपये नीचे आ भी गए तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो फ्री के हैं। जैसे कि IRFC मेरा 26 रुपये 80 पैसे या 26-27 रुपये का IPO का 1400 शेयर थे, 400 मैंने भी बेच के बड़ा अच्छा मुनाफा कमा लिया, 1000 मेरे फ्री हैं, तो मुझे काहे की चिंता है। ICICI बैंक प्रॉफिट बुक करने के बाद फ्री के शेयर भी मेरे पास 300 के करीब हैं, तो मैं क्यों परवाह करूंगा ICICI बैंक की। वो अलग बात है कि मैं दूसरे अकाउंट में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बढ़ाता रहता हूं, उस अकाउंट को नहीं छेड़ता जहां पर मेरे फ्री वाले हैं। TCS बहुत फ्री वाले हैं, नहीं छेड़ता मैं उनको। तो इस तरीके से कर करके मेरे पास जो फ्री वाले होते जाते हैं, मैं उनको गिनती में लाता ही नहीं है। और अगर 15-20 वो हो गए तो मेरी तो गिनती से बाहर हैं, फिर मैं ध्यान देता हूँ बाकी 30, 40, 50, 60 पर। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ आगे। उसके बाद जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, सब कुछ मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। डिविडेंड वाले स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा अलग इंपॉर्टेंस देता हूँ। जैसे लास्ट 2 डेज में यकीन मानिए बड़ा मज़ा आया देख के, HUL का 24 रुपये
पर शेयर का डिविडेंड, आय हाय हाय, जब हज़ारों रुपए खाते में आते हैं तो तसल्ली होती है। HUL वैसे नहीं बढ़ रहा तो क्या हुआ, डिविडेंड तो अच्छा दे रहा है। LTI Mindtree, आई थिंक आई गॉट 45 रुपीज़ पर शेयर एंड दैट इज़ नॉट फाइनल, इट्स इंटरिम डिविडेंड, 45 रुपीज़ पर शेयर। मज़ा आता है ना। तो अब जल्दबाजी ना करें, ना 50-40 तक जाएं, धीरे धीरे करें। जिस तरीके से आपका अमाउंट बढ़ता जाता है या आपके जो एवरेज है वो नीचे होती जाती है, तो आप अगले अगले शेयर्स में दाव लगाइए। लेकिन ऐसा भी ना करें कि 5-5 10-10 खरीद के, कि भाई मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास 100 शेयर हैं या 100 से ज़्यादा है, तो आप 5-5 10-10 खरीद के 100 बना लो ना। एक क्वांटिटी टारगेट रखिए ना। जैसे मैंने आपको बोला था, जियो फाइनेंस का टारगेट मेरा 2000 का है, आई एम क्लोज टू दैट। जियो फाइनेंस, इनडायरेक्टली मैंने इशारा भी दे दिया, जियो फाइनेंस जितना इकट्ठा कर सको, जितने नीचे इकट्ठे कर सको, टुकड़ों में करते चले जाइए, मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से आप 30 या 40 के ऊपर चिंतित ना हो। चिंतित हो कि आप कितना पैसा ला रहे हैं अपने उस बचत में से, अपने इस प्रॉफिट में से कितना आप घुमा के इन्वेस्टमेंट में ला रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो तो मेजर क्वेश्चंस थे, और तीसरा नहीं याद आ रहा है मुझको। 3 क्वेश्चंस मैंने चुने थे कि मैं कम से कम इन 3 का तो आंसर मैं देने वाला हूँ। चलिए फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा आपको कि आप सारे स्टॉक्स ना बेचें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। अरे यार, मैंने क्या बोला था आपको, पुदीने की तरह से ऊपर ऊपर से तोड़ते रहिए। तुलसी की तरह सुबह सुबह जब चाय बनाते हैं, ऊपर ऊपर से तोड़ते रहिए। ऊपर से तोड़ने का मतलब 20 है तो 2-4 बेच दीजिए, 25 है तो 5 बेच दीजिए, पैसा भी आ गया और ऊपर से तोड़ दिया। और जब आप उसको तोड़ेंगे तुलसी की तरह से या पुदीने की तरह से, वो फैलता चला जाएगा। अगर आज मेरे पास 100 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो वो इसीलिए है कि मैं ऊपर ऊपर से तोड़ता रहा और ब्रांचेस प्रोलिफरेट्स होती रही, बढ़ती रही, फलती फूलती रही। वेरी सिंपल, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और मैं आपको कोई चार्ट देखने के लिए नहीं कह रहा, कोई टेक्निकल पैरामीटर्स देखने के लिए नहीं कह रहा, जिन पे मैं भरोसा करता ही नहीं हूँ। मैं जो भरोसा करता हूँ तो सिर्फ फंडामेंटल्स और पिछले 4-5 साल का कंपनी का ग्रोथ, रिटर्न, CAGR, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई टू वेस्ट टाइम यार, ज़िंदगी में और भी बहुत करने को है। और अगर आप 20 साल की अगर ऐसे शुरू हुई है